हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरे 8 एक्सप्लेनेशन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एक्सप्लेनेशन कहा जाए तो ये चौथे नंबर का जो 4th नंबर का ये एक्सप्लेनेशन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मेंस में यहाँ से फुल क्वेश्चन बन जाता है, दे दिया जाता है, पूछ दिया जाता है, समस्या बना के प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जाता है। तो ध्यान से समझिए आखिर ये चौथा जो एक्सप्लेनेशन है आखिर है क्या। चौथा एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। इंग्लिश की बात करें तो क्या कहा गया? कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा की बात की गई। आपसे पूछा जाएगा कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का प्रावधान किस एक्सप्लेनेशन में है, या मेंस का आप पढ़ेंगे तो आप पूछा जाएगा कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा किसे कहते हैं। ठीक है, तो जब आप जानेंगे तभी आप लिख पाएंगे। ये तो हुई इंग्लिश की बात कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा नाम है। अब हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में इसके 3 नाम मिलते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी मान लीजिए तीनों में से कोई नाम आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये किस एक्सप्लेनेशन की बात हो रही है। हिंदी वालों के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है क्योंकि हिंदी में क्या होता है कि एक ही इंग्लिश के कई शब्द होते हैं, ये या ये, ठीक है, ऐसे करके होते हैं। जैसे यहाँ आप देखेंगे, यहाँ तो कह दिया कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। हिंदी क्या है कि प्रलक्षित पूर्व न्याय से भी ये फेमस है, या इन्हें क्या कहते हैं? रचनात्मक पूर्व न्याय भी इन्हें कहते हैं, या क्या कहते हैं? आणविक पूर्व न्याय के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। लेकिन जो ओरिजिनल आप इंग्लिश देखेंगे तो इनको कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। हिंदी देखेंगे तो 3 में से कोई भी नाम आपको मिल सकते हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैंने बता दिया कि तीनों में से कोई भी नाम आ जाता है, तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो देख के कंफ्यूज ना हो। आप इंग्लिश इसका जरूर याद रखिए। हिंदी मीडियम वाले हैं तो इसका इंग्लिश जरूर याद रखिए। ठीक है, अब बात तो उठती है कि आखिर प्रलक्षित या रचनात्मक या आणविक पूर्व न्याय होता क्या है। इसको हम आगे बताने से पहले हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को हम क्लियर करेंगे, ठीक है, कि क्या होता है ये। तो देखते हैं, अब आप समझिए, एक यहां मान लीजिए एक ये मकान है, ठीक है, ये मकान हो गया। ये एक विवादित आपका मकान है। यहां ए जो है कहते हैं, वाद दाखिल हुआ न्यायालय में। ए कहते हैं कि ये मकान पर कब्जा मेरा है, मैं इसका स्वामी हूं, ए कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्या कह रहे हैं कि मैं इसका स्वामी हूं, मेरा कब्जा इस पे है। अब यहां बी ने भी कुछ काम किया था। मान लीजिए एकाध कमरे इन्होंने भी बनाए थे, यहां पर उस मकान में बी ने बनवाया था। तो जब ए यह बात कोर्ट के सामने कह रहे हैं और बी वहां पर हैं, ठीक है, और जब बी को यहां अपनी बात रखनी चाहिए थी तो उन्होंने अपनी बात को उस मैटर पर नहीं रखा। जैसे कि यदि ए तो ये कह रहे हैं कि भैया ये मकान मेरा है, बी ने यहां पर कुछ पोर्शन बनवाया था, तो क्या होता है कि मकान पर किए गए सुधार के लिए ये प्रतिकर का दावा वह कर सकते थे। कुछ मान लीजिए कमरा बना दिए या कुछ सुधार कर दिए, जैसे छत टपक रही थी, छत को पूरा ठीक ठाक करवाया था इन्होंने, तो ये क्या किया इन्होंने, यहां बी ने क्या किया, यहां पर कुछ ऐसा नहीं कहा। जबकि यदि इन्हें रेमेडी चाहिए होती, प्रतिकर चाहिए होता, तो उसी समय इनको बोलना चाहिए था कि हुजूर ठीक है इनका ये मकान है, लेकिन मैंने भी इस मकान में फला फला चीजें की हैं, ये चीजें किया है हमने, इसका मुझे रेमेडी दिलवाया जाए, प्रतिकर दिलवाया जाए। तो ये बी को कहना चाहिए था उस बात में, लेकिन वो उस समय नहीं कहे, नहीं मांगा इन्होंने, और क्या हुआ, बात क्या हुआ, निर्णित हो गया। ठीक है, डिसीजन सुना दिया गया, डिक्री पारित हो गई, मतलब फुल एंड फाइनल कंप्लीट हो गया बात।
यूं कहें कि ये क्या हो गया, जब फुल एंड फाइनल हो गया तो क्या हो गया, ये फॉर्मर सूट हो गया, पूर्ववर्ती वाद हो गया। ठीक है, तो अब ध्यान से समझिए, यहां पे क्या हो गया, फुल एंड फाइनल हो गया, ए के पक्ष में डिक्री पारित हो गई, बी ने यहां पे कुछ नहीं कहा, प्रतिकर मांगा ही नहीं कि भैया मैंने ये चीजें करवाई थी, इनकी छत टपकरी थी, मैंने ये काम किया, ये फला काम किया, जब इनको मांगना चाहिए था यहां इन्होंने कुछ नहीं मांगा, केस फाइनल हो गया। ठीक है, निर्णय हो गया, डिक्री पारित हो गई ए के पक्ष में। अब क्या होता है, बी जगह उठे भैया, बी अब क्या, अब इनके पास यह राइट नहीं है कि अब ये प्रतिकर के लिए दूसरा वाद न्यायालय में दाखिल करें। यहां पर इनके ऊपर क्या लग जाएगा, पूर्ण न्याय का जो सिद्धांत है वह लागू होगा। जब ये वाद दाखिल करेंगे तो विचारण इसका उस न्यायालय के द्वारा नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, वहां बताया जाएगा कि भैया जब आपको पहले वाद अर्थात कि पूर्ववर्ती वाद फॉर्मल सूट में जब यह मामला चल रहा था तो क्या कर रहे थे आप, सो रहे थे, तब तो आपको मांगना चाहिए था ना, वहां रेमेडी की बात करनी चाहिए थी, वहां तब आपने बात नहीं उठाई, तो अब आप इसके लिए अपने रेमेडी के लिए दूसरा वाद संस्थित नहीं कर सकते हैं। क्लियर, मतलब कि बी को जब रेमेडी चाहिए तो उसी पहले वाद, ठीक है, जो पहला संस्थित किया गया था, जब ए कह रहा था कि भैया ये मेरा मकान है, ये मेरा कब्जा है, मेरा स्वामित्व है, तो बी को भी कहना चाहिए कि भाई ये मैंने ये काम किया है, मुझे प्रतिकर दिलाया जाए। तब इन्होंने नहीं कहा, तो ये चीज वहां कहनी चाहिए थी। तो इस चीज के लिए अब बी दोबारा वाद दाखिल नहीं कर सकते। ठीक है, दाखिल भी करते तो उसका विचारण नहीं किया जाएगा, इनके ऊपर रेस जुडिकेटा का नियम लागू होगा। क्लियर, यही बात पूरा सेक्शन, ये एक्सप्लेनेशन 4 पूरा ये कहानी कहता है और कुछ नहीं है। ठीक है, या एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। ये हुआ पहला एग्जांपल। एक और एग्जांपल आप देखिए, मान लीजिए कि 1 2 3 4 कोर्ट में मामला है और यहां पर क्या हुआ कि 1 2 3 चीजों की रेमेडी मांगी गई, 3 चीजों की रेमेडी मांगी गई, चौथी नहीं मांगी गई। ठीक है, 3 चीजों की रेमेडी मांगी गई न्यायालय से कि हुजूर हमको ये रेमेडी दिलवाई जाए। अब 3 चीजें जब मांगी गई और न्यायालय ने क्या किया, निर्णय सुना दिया, डिक्री पारित कर दी, रेमेडी मान लीजिए दे दिया यहां तीनों का, तो अब चूंकि निर्णय हो चुका है, वह वाद पूर्ववर्ती वाद हो चुका है, निर्णय सुना दिया गया है, तो अब दोबारा आप सिर्फ इस रेमेडी के लिए जो कि आप पहले वाद में मांग सकते थे, इन तीनों के साथ आपने नहीं मांगा, तो सिर्फ इस रेमेडी के लिए, चौथे वाले रेमेडी के लिए आप अलग से वाद नहीं दाखिल कर सकते। क्यों नहीं दाखिल कर सकते, इसलिए नहीं दाखिल कर सकते क्योंकि जब आपने पहले वाद में ये 3 मांगी थी तो चौथा क्यों नहीं मांगा, रोका गया था आपको, नहीं रोका गया था, तो चौथा मांगना चाहिए था, आपने नहीं मांगा, तो सिर्फ इस चीज के लिए आप दूसरा वाद दाखिल नहीं करेंगे। आपके ऊपर क्या लग जाएगा, सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा का नियम यहां पर लागू होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा 4th आपका क्या हुआ, एक्सप्लेनेशन है। अब थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं इसको। क्या कहते हैं कि कोई भी विषय, कोई भी सब्जेक्ट मैटर, कोई भी विषय जो पूर्ववर्तीवाद क्लियर है, फॉर्मल सूट किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा। पूर्ववर्तीवाद में बचाव या आक्रमण का आधार बनाया जा सकता था, क्लियर, बनाया जा सकता था तथा बनाया जाना चाहिए था, जिसे आप ले सकते थे, यहां पर इसे बनाया जा सकता था, इसको आप रेमेडी ले सकते थे या यहां पे लेना चाहिए था आपको। तो पूर्ववर्ती वाद में अर्थात जो डिसीजन सुना दिया गया है, वाद में प्रत्यक्षता एवं सारता विवादग्रस्त विषय माना जाएगा। ठीक है, क्लियर, ये रहा पूरा आपका 4th एक्सप्लेनेशन। अब इसका उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है प्रलक्षित प्रांग न्याय का, तो उद्देश्य यह है कि दूसरे पक्ष को अनिश्चितताओं से मुक्ति प्रदान करना है।
कि भाई दूसरा पक्ष भी तो जाने आप क्या क्या रेमेडी मांगना चाहते हैं, उसको भी जानकारी होनी चाहिए, तभी तो वो उस पर चाहे तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा या तो इनकार करेगा उस चीज़ को। ठीक है, तो दूसरे पक्ष को भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए, तभी तो वो अपनी बातों को कहेगा। अगर उसे भी कोई रेमेडी मांगना है तो ही तो वो कहेगा। जैसे यहाँ पर ए ने ये चीज़ें कहा कि मकान मेरा है, मेरा स्वामित्व है, मेरा कब्जा है इस पे, तो ये दूसरे पक्ष की जानकारी में आया। अब यहाँ बी को कहना चाहिए तो बी ने यहाँ नहीं कहा कि भैया हमने ये तो ये काम करवाया है, प्लास्टर आपका खराब हो गया था, रंगाई पोताई करवाया, छत से पानी चू रहा था, ये सब बनवाया, उसके लिए प्रति कर दीजिए, नहीं आपने बोला। तो अब आप इसके लिए, इस चीज के लिए दोबारा बात नहीं लाएंगे, सेक्शन 11 इस पर लागू हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ कह रहा है कि दूसरे पक्ष को अनिश्चितताओं से मुक्ति प्रदान करना है। दूसरी चीज, प्रलक्षित प्रांगन्याय का सिद्धांत लोक नीति पर आधारित है। किस पे? लोक नीति पर आधारित है। ये प्री का आपका क्वेश्चन बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, ध्यान रखिएगा, प्री का क्वेश्चन है, प्रलक्षित प्रांगन्याय पे पूछा जाता है कि इसमें से बताइए प्रलक्षित प्रांगन्याय में से, प्रलक्षित प्रांगन्याय से संबंधित कौन सा केस लॉ है या कौन सा नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। तो उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेस नवाब हुसैन, इस फोर्थ आपका जो स्पष्टीकरण है, एक्सप्लेनेशन है, इसी से ये केस संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। लास्ट चीज, प्रलक्षित प्रांगन्याय का सिद्धांत रेट याचिकाओं पर भी लागू होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये सब प्री के क्वेश्चन है, ये ध्यान से इसको पढ़ लीजिए। क्या है फोर्थ आपका एक्सप्लेनेशन, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि क्या होता है। ये मेंस में लिखने के लिए आता है, ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ रहा, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। एक्सप्लेनेशन आपको याद होना चाहिए कि पहले में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है। ठीक है, ऐसे आप याद कर लीजिए, जैसे शॉर्ट करके मैंने लिखा है। तो यदि आपको एक एक चीज़ें आप कायदे से पढ़े हुए हैं तो शॉर्ट में ही आपको पता चल जाएगा कि पहले एक्सप्लेनेशन में ये चीज़ था तो जिसमें ये बातें थी। ठीक है, एक बार मेहनत करनी पड़ती है, फिर बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये फोर्थ एक्सप्लेनेशन।